Namaskar, मैं हूं अशोक व्यास and today I have the नमस्ते। pleasure of welcoming someone across the other side of the world, that is from India, Jamshedpur. And let me first take this opportunity of welcoming Dr. Vijay Sharma ji for this conversation. Vijay ji, namaste. स्वागत है आपका. नमस्ते जी। And I also want to let our viewers know, विजय जी जमशेदपुर में अब रिटायर हो गई हैं, लेकिन वो हमेशा सक्रिय रहे हैं. लॉयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप सेवानिवृत्त हुई हैं. आप विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज. मगर जो उत्तरदायित्व उन्होंने निभाए, उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लेखन की तरफ और फिल्मों की समीक्षा की तरफ और अनुवाद की तरफ हमेशा सक्रिय रही हैं. आपका जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन पर एक पुस्तक जो हाल ही में आई है, वो अपनी धरती अपना आकाश, वॉल्ट डिज्नी के ऊपर आपने पुस्तक लिखी. अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री स्वर पर भी आपने पुस्तक लिखी. तो उनके और रचना कर्म की जो उपलब्धियां पाठकों तक पहुंची हैं, उसकी चर्चा हम जारी रखेंगे. लेकिन शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शब्दों के साथ प्रेम की शुरुआत होती है. तो विजय जी, आपके जीवन में एक अच्छा पाठक बनने और लेखक की तरफ जो आपकी अभिरुचि जागी, उसका श्रेय और वो प्रारंभिक चरण हमारे साथ बांटे. ऐसा है कि घर में लिखने पढ़ने का वातावरण तो था। मेरे बाबा पिताजी के पिताजी वो मुशायरों के, गजलों के और शेर के बहुत शौकीन थे। वो पढ़ना जानते थे लेकिन लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ अपना सिग्नेचर कर पाते थे। और मेरे नाना जी तो प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, और पंजाबी जानते थे, पंजाबी गुरमुखी लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे, इंग्लिश जानते थे लेकिन बोलते नहीं थे, पढ़ लेते थे। और पिताजी थे तो इंजीनियर, लेकिन उनके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। लेकिन उनकी मान्यता ये थी कि पढ़ना है तो सिर्फ विज्ञान पढ़ना है, बच्चों को तो साहित्य की ओर झांकना भी नहीं चाहिए। और जी, और मैं चूंकि सबसे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि आपने अपने पिताजी की बात बिल्कुल नहीं मानी, विशेष जी करके साहित्य के संदर्भ में. ऐसा लगता है इसका मतलब जी आपके अंदर कुछ दबाव था पढ़ने का, शब्दों के प्रति आकर्षण था. जी तो अब पिताजी से अलग होते हुए जब आप अपनी तरफ भी जाएं और उसको साथ में रखते हुए भी, तो कब आपको लगा कि मुझे तो इतना आनंद आता है पढ़ने में? मैं करीब 8 साल की रही होंगी जब मैंने पिताजी की अलमारी से, उनकी लाइब्रेरी से छिपा छिपा के किताबें पढ़ी। वो इंग्लिश की तो उन दिनों नहीं पढ़ती थी, लेकिन अनुवाद जितने भी थे वहीं से मैंने शुरुआत की। तो सबसे पहले जो किताब मैंने पढ़ी वो था एक अनजान औरत का खत, क्या स्टीफन बात. स्वैग की। किसकी थी और वो? उसमें स्टीफन स्वैग की। अच्छा. और उसमें कुछ समझ में भी नहीं आया, 8 साल की लड़की को क्या समझ में आता, और छिपा के भी पढ़ रही थी। बाद में भी पिताजी चाहते थे इंजीनियर बनूं, लेकिन हमारा खूब टसल चला और मैंने तय किया कि मुझे तो साहित्य ही पढ़ना जानना है। तो तो पढ़ने की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। जी, मुझे ऐसे आपकी बात से ना मैं जंप कर रहा हूँ, यानी सीक्वेंशियल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जी आपकी पहली जो पुस्तक आपके हाथ में आई उसका संबंध स्त्री से था. तो मुझे ऐसे दिखाई देता है कि आपने विश्व सिनेमा में स्त्री, इस विषय पर भी एक पुस्तक आपकी है. इसके अलावा स्त्री साहित्य और विश्व सिनेमा पर भी आपकी पुस्तक है. और भी है जो जैसे कहीं ना कहीं स्त्री संदर्भों से जुड़ी हुई मानी जाए कि बलात्कार, समलैंगिकता एवं अन्य साहित्य आलेख है. तो अब हम फिर आपकी जो सृजन यात्रा है उसकी तरफ आएंगे, पर एक लेखक जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्टिविस्ट भी होता है. क्या ऐसा आपको लगता है? आ, मुझे लगता है कि लेखक एक्टिविस्ट होता, लेकिन सक्रिय एक्टिविस्ट हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे मैं तो सक्रिय एक्टिविस्ट नहीं हूँ। और जो आपने स्त्री से जुड़ी बातें कही हैं, ये सही है कि मेरी कई किताबें स्त्री संबंधित हैं, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी नारीवादी के रूप में नहीं देख पाती हूँ।
क्योंकि मैंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया है। निजी जीवन में बहुत विद्रोह किया है, बहुत सारे आंदोलन अपने जीवन में किए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से या सड़क पर उतर के कोई आंदोलन नहीं किया है। मुझे तो लगता है जी, मैं आपके साथ फिर ये बात जोड़ूं कि जो वैचारिक आंदोलन है वो जी सड़क के आंदोलन से कहीं अधिक प्रभावी होता है। ये बात आज के युग में भी लागू है। और कहते हैं कि जो काम कलम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। तो विचारों की धार का तो अपना महत्व होता ही है। विचार की धार को पैना करने का जो या अपने शिल्प को मांझने की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ी चर्चा भी करें। लेकिन जो एक वुमेन लिबरेशन जैसा आंदोलन शुरू हुआ और ये हुआ कि भाई घर में काम नहीं करती है अगर स्त्री तो वो स्वतंत्र है, और बराबरी के एक जो मापदंड बनकर उभरते दिखाई दिए उस चर्चा में, तो ऐसा लगा कि जो पारंपरिक भारतीय स्त्री की छवि है उस पर वो सब चोट करते रहे होंगे, ऐसा मुझे मुझे लगता रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगी और आप क्या सोचती हैं? जो नारीवादी आंदोलन चले भारत में तो बहुत स्त्रियों ने काम किया है और प्रारंभ से स्त्रियां काफी सक्रिय रही हैं अध्ययन के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी। लेकिन जो नारीवाद के नाम पर भारत में आया वो तो आयातित था और ज्यों का त्यों बाहर से उठा के ले लिया। उसे भारतीय भूमि में स्थापित करने की तो मुझे लगता है कोई बात नहीं हुई। वो काम यहाँ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर वो मुझे लगता है कि वो सफल भी नहीं हुआ और एक हौच पौच जैसा बन के रह गया। एकदम आप एक्सट्रीम में चले गए कि आपको पुरुषों से एकदम कट जाना है। मैंने ऐसी स्त्रियों को भी देखा है जो माइक पर तो कहती हैं कि पुरुष हमारे दुश्मन है, उनसे कट जाना है, लेकिन मंच से उतरते ही वो सारा का सारा चाहती है उनका भार, उनका आना जाना सब कुछ पुरुषों के कंधे पर हो। तो मुझे लगता है भारत में जो अभी बीच में जो 70s के आसपास जो नारीवाद आया और वो जस्ट बाहर से ले आकर के रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो यहाँ पर फलित नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उस तरह के नारीवाद को पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है जी जी, मैं आपसे, आप जिस तरह के नारीवाद को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो आपकी दृष्टि में एक समग्र स्वरूप नारी का आधुनिक युग में भारत के संदर्भ में होना चाहिए या कहीं ना कहीं होगा भी, जो आपकी दृष्टि में आदर्श कहा जा सकता है। यूं तो मैं ऐसा मानूं कि मनुष्य नित्य निर्मित होने वाला एक घटक है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, पर फिर भी भारतीय संदर्भ आदर्श नारी की जो मानक आपके मन में है। पता नहीं उसको आदर्श कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री में स्त्री के गुण तो अवश्य होने चाहिए और स्त्री का सबसे बड़ा गुण है क्षमा कर पाना, मुझे लगता है ऐसा। और स्त्री की भूमिका परिवार में, समाज में पुरुष से भिन्न है, ऐसा मुझे लगता है। और दोनों को मिलके काम करना है, समझदारी आपस में होनी चाहिए। लेकिन स्त्री को अपनी जो स्त्री के गुण हैं, और क्षमा है, ममता है, प्रेम है, इनको छोड़ करके पुरुष बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब स्त्री स्वतंत्रता की बात करती है तो वो कहीं जंप करके सीधे पुरुष बन जाती है और पुरुष की भूमिका ही वो निभाने लगती है। तो मुझे लगता है तब तो आप कहीं के भी ना रहे, आप पुरुष भी नहीं बन पाए और स्त्री का गुण भी आपने, स्त्री का धर्म भी आपने छोड़ दिया। तो शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ स्कूली या कॉलेज की या अकादमिक शिक्षा काफी नहीं है। शिक्षा का अर्थ होना चाहिए आपका परिवर्तन, आपका पुनर्सृजन, ताकि आप खुद सोच समझ पाए। और जब आप खुद सोच समझ पाएंगे तो आपको अपने गुण छोड़ के दूसरे की ओर कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो स्त्री की भूमिका नहीं छोड़ देनी चाहिए। और आदर्श स्त्री, पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ आदर्श स्त्री किसे कहेंगे, क्योंकि वो हर एक का मापदंड अलग अलग होगा।
मेरे ख्याल से स्त्री जो स्त्री गुणों को लेकर चले, जो चीजों को झटक पटक न दे, बल्कि एक स्मूथनेस के साथ लेके चले, तो मैं समझूंगी कि वो एक अच्छी स्त्री के गुण होंगे। तो ये अच्छी स्त्री गुण के बात की बारे में आपसे सुनते हुए मुझे याद है कि आपका जो नाम है वही लोगों को ऐसा भ्रम देता है कि ये किसी पुरुष का नाम है, क्योंकि जी, वो विजय शर्मा, तो मैं भी पहले जी, सोच रहा था विजय शर्मा तो जी, पुरुष लेखक जी, होंगे। तो जी, पर दूसरी जो बात आप कह रही थी उसमें फिर अगर हम स्त्री के गुणों की बात करें, आपने क्षमा को महत्वपूर्ण बताया, जी, आपने जी, कहा कि स्त्री स्त्री रहे, जी। तो इसका मतलब अचेतन में या स्पष्ट रूप से आपके पास कुछ ऐसे गुण हैं जो आप स्त्री होने के साथ जोड़ती हैं, इसी प्रकार से कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप पुरुष होने के साथ जोड़ती हैं। मुझे लगता है अभी जो बहस चलती है वो इसको एक तरह की सीमा रेखा खींचना मानते हैं, जो आंदोलन जिस तरह का मैं समझ रहा हूँ, तो कहते हैं कि भाई ये कोमल होगी तो वो स्त्री है, तो यही आप उसको, दिस इज यू आर बीइंग जेंडर बायस है ये आपका, जो स्त्री में कोमलता देखता है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और मुझे लगता है मैं एक प्रश्न और जोड़ दूं, और भारत से बाहर भी जाए तो आपने एक अफ्रीका जो अफ्रो अमेरिकन साहित्य है उसमें भी स्त्री स्वर के बारे में बात कही है। तो मेरे प्रश्न को जोड़ते हुए जब आप भारत से बाहर भी निकलेंगी तो आपको लगता है कोई यूनिवर्सैलिटी है नारी होने में, या भारतीय नारी भारतीय है और अन्य देशों की अलग है? मैं शुरू करूंगी अपने नाम से। जी। अगर लोगों के मन में ये विचार है कि विजय पुरुष का नाम होता है, इसका मैं रोज रोज सामना करती हूँ। बैंक में जब खड़े होते तो कहते हैं ये आप ही है ना, आप ही है ना। लेकिन अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी में तो विजय स्त्रीलिंग है। आप विजय माल पहनाते हैं, जी। विजय प्राप्त करते हैं, वो सारा का सारा स्त्रीलिंग में आता है। कहें जी। कि विजय पुरुष नहीं है डिक्शनरी में, कम से कम जी। जी। लोगों के मन में जरूर है। तो खैर मेरा नाम विजय है, लेकिन वो असल में स्त्रीलिंग का ही है। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि स्त्री के गुण, अगर वो कोमल है तो कोमलता के साथ साथ उसके अंदर बहुत दृढ़ता भी होती है। स्त्री जितनी दृढ़ होती है, मैं समझती हूँ पुरुष उतना दृढ़ नहीं होता है। ऐसा मेरा अपना विश्वास और मेरा अपना अनुभव है। पुरुष कई मामलों में बहुत कमजोर होता है, और स्त्री जब भी क्राइसिस आती है तो वो कोमल हो सकती है, लेकिन कोमल के साथ साथ वो मानसिक रूप से बहुत दृढ़ होती है, भावात्मक रूप से बहुत दृढ़ होती है। और यही दृढ़ता एक पुरुष और स्त्री का जब संबंध मिलता है तो वो शायद सामंजस्य पैदा करता है। पुरुष के अंदर जो कई बातों में पुरुष जो है बहुत भावुक भी हो जाता है, बहुत कमजोर होता है, और स्त्री जो है कोमलता के साथ साथ बहुत दृढ़ मानसिकता की होती है। ऐसा मेरा मानना है। विजय जी, और रही बात, मैं जी विजय जी, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो जी, आपका मानना है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊं, लेकिन जी, सामान्यतः ऐसा माना जाता रहा है कि जो जी, भावनात्मक पक्ष है वो स्त्री हम्म, का प्रधान होता है, और पुरुष कई लोग मानते हैं कि दृढ़ होता है, स्त्री जो है वो संवेदनशील होने के कारण उसमें निश्चय करने की शक्ति कम होती है, ऐसा एक धारणा रही है। पर मुझे लगता है ये एक ओवरलैप वाला हिस्सा है, और जी, शायद यही कारण है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये गुण सिर्फ स्त्री में ही होंगे या सिर्फ पुरुष में ही होंगे, क्योंकि जी, जी आजकल ये भी है कि जो भावनात्मक ढंग से आपने कहा, तो जो पेरेंट्स के रूप में है, कौन कितना ध्यान रखता है, तो उसमें भी मुझे लगता है पुरुष में कई बातें ऐसी हैं जो पहले हम समझते थे कि ये स्त्री के लिए रिजर्व्ड है, या मतलब ये तो उनका ठेका है कि ये तो माँ ही ऐसी होगी। तो ये कहीं आपको ऐसा
ये प्रश्न थोड़ा सा और लेते हुए कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा युग बदल रहा है, यानी जो हम आंदोलन को छोड़ दें, एक सहज रूप से समाज में कुछ परिवर्तन आ रहा है, स्त्री की भूमिका पहले से अलग हो रही है तो पुरुष की भी कुछ अलग हो रही है? जी हाँ, बदलाव तो जरूर आ रहा है समाज में और पूरी दुनिया में आ रहा है, मैं कहूंगी। बदलाव इस तरह आ रहा है कि पहले तो स्त्रियां घर में ही रहती थी, तो सारे दिन वो काम करती थी घर के अंदर के, और पुरुष बाहर का करता था। बहुत अच्छा तालमेल था, एक तरह से कहना चाहिए। लेकिन जब स्त्री घर के बाहर निकली तो शुरू में तो वो दोनों मोर्चे संभाल रही थी, लेकिन धीरे धीरे खास तौर से शहरी समाज में आप देखें, शहर में जहां पर एकल परिवार है और पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो मेरा अपना अनुभव भी और मैंने आसपास भी देखा है कि पुरुष भी पारिवारिक काम में सहयोग करता है, बच्चे पालने में, रसोई घर में, और भी जो काम है जिन्हें पहले सिर्फ स्त्रियों का माना जाता था, उसमें पुरुष का सहयोग बढ़ रहा है। पुरुष अपनी भूमिका को बदल रहा है, और इस तरह से कम सामाजिक रूप से अगर शहरी परिवारों को देखें तो बहुत परिवर्तन मुझे नजर आता है। अच्छा, परिवर्तन रहते हो, हम अंतर्राष्ट्रीय फलक की तरफ जाते हैं और जी, आपने फिल्मों का अध्ययन भी जो किया, तो आपकी एक पुस्तक विश्व सिनेमा में स्त्री इस जी, शीर्षक से आई है। इसके अलावा विश्व सिनेमा कुछ अनमोल रत्न आपकी एक पुस्तक है। जी, तो आप ये बताएं कि जब आप विश्व स्तर पर भी अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्पेसिफिकली ये समझने की कोशिश करें कि नारी का चित्रण फिल्मों में कैसा हुआ है। तो उसमें कोई ऐसी बात आपकी पकड़ में आई जो आपकी पुस्तक में भी है, जिसमें आप स्पष्ट भिन्नता देख पाती हैं कि भारतीय जो सिनेमा है तो वो स्त्री को ऐसे दिखाता है, तो वेस्टर्न अगेन अमेरिका का शायद अलग हो, यूरोपियन अलग हो, या इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। जी, ऐसा है कि मेरा जो फिल्मों पर काम है विश्व साहित्य और सिनेमा पर है। तो साहित्य आधारित फिल्में मैंने ली हैं, जी। जिन पर पुस्तकें भी हैं और जिन पर फिल्में भी बनी हैं। तो उसमें सब तरह की नारी हम देखते हैं। लेकिन जैसे आप ऐना कैरेनिना ले लें, तो जी। ऐना जो है वो सारी जिंदगी प्यार के लिए भटकती है। और अगर आप भारत की भूमिका फिल्म ले लें, तो भूमिका में भी वो क्या चाह रही है, थोड़ी सी इज्जत चाह रही है, थोड़ा सा प्यार चाह रही है, लेकिन सारी जिंदगी उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो समाज की बनावट काफी समय तक ऐसी रही है जहां स्त्री को कोई भी स्वतंत्रता नहीं रही। वो ना सोच सकती थी, ना अपने मन का कर सकती थी, ना अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकती थी। तो उस समय एक अलग तरह का उसका संघर्ष रहा है, जिन पुस्तकों से लेके मैंने फिल्मों पर चर्चा की है। लेकिन इधर कई ऐसी फिल्में भी आई हैं जहां पर स्त्री खुद को व्यक्त कर रही है। एक अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है निशब्द फिल्म पर। तो निशब्द में देखिए, जो युवा किशोरी है, जो जिया है, वो तो खुद को अभिव्यक्त करती, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है नारी के विषय में। लेकिन उसे ये बात मालूम है कि उसके पास कुछ है जो जिससे वो दूसरों को आकर्षित कर सकती है। लेकिन जो वहां पर विजय की जो पत्नी है, वो तो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती है। वो जी। बहुत कम शब्दों में कह देती है कि अब संग में रहना संभव नहीं होगा, और वो अलग हो जाती है। वो उसी छत के नीचे रहते भी कोई संबंध नहीं रखती है। तो स्त्री ने संघर्ष किया है, और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। अफ्रो अमेरिकन स्त्रियों ने भी बहुत संघर्ष किया है, लेखिकाओं ने संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ है, और आज वो खुद को अभिव्यक्त कर पाती हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। फिल्मों में हो, साहित्य में हो, जीवन में हो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि स्त्री के लिए है। इसके लिए आप कुछ तो गंभीर है आपके ज्यादातर जो टाइटल्स हैं, लेकिन एक आधा टाइटल ऐसा है जैसे 30 मार खां और जी, अन्य कहानियां, इसमें क्या जी। कुछ थोड़ा विनोद या कुछ हास्य या हल्क आ, अपेक्षाकृत लाइटर साइड है क्या? असल में मैं कहानीकार नहीं हूँ, लेकिन
कभी कभी दबाव बनता है अंदर से, तो कुछ कहानियां लिखी हैं जो आसपास जो कुछ देखा है उसी से संबंधित कहानियां हैं। तो ये जो टाइटल है, ये जो राव साहब हैं दैनिक जागरण के साहित्यिक पृष्ठ के, उन्होंने ये टाइटल दिया था सर ने। एक अच्छा। कहानी उनके यहाँ छपी थी, उस वो दिया था, और मेरे प्रकाशक ने, मैंने दूसरा नाम दिया था। मैंने अपनी एक दूसरी कहानी को टाइटल बनाया था किताब का, तो मेरे मेरे प्रकाशक ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन वो उतना बिकने वाला नहीं है। तो चलिए, मैं ये, इस पे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि बाजार के अपने कुछ नियम होते हैं। और तो मुझे मैं भी उस दबाव में आ गई, और ये टाइटल एक कहानी का टाइटल है, ये उससे लिया गया है जी। तो मुझे ऐसे फिल्म का एक गीत याद आ गया बाजार शब्द आने से, कि कैसे, मेरे ख्याल से फिल्म का नाम भी बाजार ही था। वो था, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक जी गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तो जी। बहरहाल कवि अपने ढंग से व्यक्त कर देते हैं बात को। और हम चलते तो बाजार से गुजरे हैं पर खरीदार नहीं है। बहुत बढ़िया। तो गालिब साहब का स्मरण करते हुए, विजय जी, मैं आपका धन्यवाद करने के साथ, हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि कोई ऐसी किताब जो हाल ही में या पहले आपने पढ़ी हो और आप उसको रिकमेंड करना चाहें कि भाई ये पढ़नी चाहिए, एक बात। दूसरा सवाल, अ, आपने इतना अधिक पढ़ा है, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स और भी लोग होंगे, लेकिन कम लोग हैं जो इतने पढ़े पढ़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इतने पढ़े नहीं होते हैं। तो आपका कोई प्रिय लेखक या जिसकी रचनाएं, उपन्यास या कहानियां आप बार बार पढ़ती रहोगे? ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको एक नाम बताना हो तो किसको चुनेंगी? गैब्रियल गार्सिया मार्केस जी। जी। उनका वो एक वो नोबेल प्राइज विजेता है ना, 100 जी जी। जी हाँ। ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ऐसा कुछ उनका ऊपर है। जी जी जी। जी जी। लेकिन मैं अभी उनके दूसरे उपन्यास पर काम कर रही हूँ। एक लघु उपन्यास है, ऑफ लव एंड अदर डीमंस, अच्छा। उसी पे मैं अभी काम कर रही हूँ। और मैं दर्शकों से भी चाहूंगी कि वो इस उपन्यास को पढ़ें। बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, और इसमें मार्केस की तमाम खूबियां मिलेंगी। ये उनका अंतिम उपन्यास है। तो अब जब विजय जी से विदा लेते लेते एक प्रश्न और आ गया कि लेखक का एक तो चिंतन होता है, वो कह क्या रहा है, कथ्य क्या है, कथानक क्या है, एक उसका शिल्प होता है। तो आपको लगता है दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और सभी उस तरफ ध्यान देते हैं, या कोई कोई ऐसा होता है कि शिल्प की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका जो प्रभाव है वो उतना गहरा नहीं ठहर पाता? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? शिल्प महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शिल्प पर ही ध्यान देने से मुझे लगता है कथानक मार खा जाता है। जी। कथानक, मेरी दृष्टि में कथानक और कथा रस बहुत महत्वपूर्ण है। बिना कथा रस के तो साहित्य संभव ही नहीं होगा, अच्छा साहित्य संभव नहीं होगा। शैली साधना सबके बस का नहीं होता है। कुछ लोग तरह तरह की शैलियां साध लेते हैं, वो मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन जो लोग सामान्य ढंग से भी अपनी बात कह पाते हैं, और ऐसा कहा भी गया है कि कठिन बात को सरल शब्दों में कहना ज्यादा कठिन है, तो मैं समझती हूँ वो भी बहुत बड़ा काम है। जहाँ शैली के उलझाव में नहीं जाते हुए आप अपने सीधे साधे ढंग से अपने कथानक को कहते हैं, और पाठक आपको पसंद करता है। तो आपकी बातें बहुत सरल ढंग से कही गई, कठिन बातें थी लेकिन आपने सरल ढंग से कही, और पाठक या दर्शक आपको बहुत पसंद करेंगे। और मैं ही पहला पाठक या दर्शक या सौभाग्य अपना मानते हुए कि आपके साथ ये बातचीत का अवसर मुझे मिला। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं आपकी। जो उसको मैं जो भी साधना कहूँ शब्दों के साथ जुड़ी हुई, उससे आपके अंदर की समृद्धि और अधिक आपके प्रति खुले। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत हमारे बहुत साथ भारत से जुड़ी विजय शर्मा जी, बहुआयामी व्यक्तित्व, संपादन भी किया आपने, फिल्मों पर भी लिखा, भारत के अलावा भारत से बाहर के साहित्य को भी बहुत समीप से देखा, और बड़ी उदारता से और समर्पण से पाठकों के साथ निरंतर आप बांटती रही। उनके साथ उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें।
नमस्कार।